Welcome back, my dear students. I am Barkat Ali Mahar, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Chul. आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो एक वेक्टर होता है तो क्या वो वेक्टर दो हिस्सों या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो सकता है या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि एक वेक्टर की तकसीम यानी डिवाइड होना, स्प्लिट अप होना, ब्रेकअप होना, किसमें इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो ऐसे हिस्सों में तकसीम होना जो आपस में राइट एंगल बनाते हो, मींस 90 डिग्री एंगल बनाते हो, इसको आप राइट एंगल कहते हैं। तो क्या ये वाकई होता है कि वेक्टर इज डिवाइडेड, स्प्लिट अप यानी टूट जाए, तकसीम हो जाए दो हिस्सों में? तो इस बात को समझने के लिए आप ये क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। Look at this, my dear students. A toy car is being pulled by a child with a force of 1 Newton acting along the string at an angle of 30 degree, but the toy car is moving horizontally. It is not flying along the string. Why? Yes, my dear students. So you enjoyed the clip. Let's see. कि आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर टॉय कार को बच्चा 1 न्यूटन फोर्स के साथ अलोंग स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है तो ये गाड़ी अलोंग द स्ट्रिंग फ्लाई क्यों नहीं कर रही, लेकिन ये टॉय कार अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस एक्स एक्सिस में क्यों मूव हो रही है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस सवाल का जवाब हमारा ये टॉपिक देगा जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि जब भी हम किसी चीज पर फोर्स यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, तो अगर वो वेक्टर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बनाता है तो वो जो वेक्टर का टोटल इफेक्ट है, जो टोटल असर है, वो उस तरफ नहीं होता। इस एंगल की वजह से वो वेक्टर का जो टोटल इफेक्ट है वो डिवाइड हो जाता है एक्चुअली इनटू टू कंपोनेंट्स। वन इज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अदर वन इज दिस वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि ये फोर्स दो हिस्सों में खुद ब खुद तकसीम हो जाती है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के मुकाबले में ज्यादा होगा तो ये गाड़ी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। अगर बच्चा इस एंगल को थोड़ा आकर बढ़ा दे तो ये देखेंगे कि ये गाड़ी हॉरिजॉन्टल की बजाय थोड़ा वर्टिकल उठना शुरू हो जाएगी। तो इट मींस फिर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस होता है ड्यू टू रेजोल्यूशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और लास्ट में हम आपको जवाब देंगे कि वाकई एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज कंपेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा था, तभी गाड़ी हॉरिजॉन्टली चली। लेट्स सी। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि रेजोल्यूशन किस चीज का नाम है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो लेट्स सी, इट इज एन एनालिटिकल प्रोसेस है। पहले हम ग्राफिकली बात करेंगे लेकिन बाद में शिफ्ट हो जाएंगे एनालिटिकली, मींस हम फार्मूलाज बनाएंगे फॉर एक्स कंपोनेंट एज वेल एज फॉर वाई कंपोनेंट डिटरमाइन करने के लिए, तभी आप कह सकते हैं कि दिस इज एन एनालिटिकल प्रोसेस। So it is an analytical process in which a vector is split up or divided or break up into its rectangular components. लेकिन कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि those compounds having an angle of 90 degree between them are said to be rectangular compounds, तो वो भी लिखा हुआ है। This process is called or known as the resolution of a vector into its rectangular components. तो ये एक प्रोसेस है, इसको हम देखते हैं कि वाकई ये प्रोसेस इस तरह हो रहा है या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। वहां पे फोर्स की बात थी, हम यहाँ पर कोई भी ए वेक्टर सपोज कर लेते हैं या बी वेक्टर सपोज कर सकते हैं या एफ वेक्टर आप सपोज कर सकते हैं। तो जो भी हमने वेक्टर सपोज किया हुआ है वो इन प्लेन है।
प्लेन किसको कहते हैं? टू डायमेंशन वाली चीज को कहते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें तो फिर थ्री डायमेंशनल बात होती है। फिर आप थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक्स वाई और जी की बात करते हैं। अगर वेक्टर स्पेस में हो तो फिर इसके तीन कंपाउंड्स बनते हैं, एक्स कंपाउंड, वाई कंपाउंड एंड द जेड कंपोनेंट। तो अभी हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं इन टू डायमेंशन, मींस इन अ प्लेन। So this is a vector A which is considered in a plane of magnitude A which makes an angle theta, but angle किस साइड से measure होनी है? With respect to positive x-axis, not clockwise but anti-clockwise, or you can say counter-clockwise। तो ये है कंसीडरेशन, हमने कोई भी ए वेक्टर कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे आपकी यही कंसीडरेशन लिखी हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहुंच के डेफिनेशन के बाद और कंसीडरेशन के बाद कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी टेल इज लाइंग विद द ओरिजिन, ये O पॉइंट के साथ है, और P पॉइंट शोज इट्स हेड, मींस टर्मिनल पॉइंट। तो आप कह सकते हैं कि इस ए फिगर में जस्ट अ वेक्टर A इज गिवन, यानी कि आपको ए वेक्टर दिखाया गया है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी कोई भी एंगल गिवन है। तो अब हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, पहले ग्राफिकली। तो इसी वेक्टर को आप बी फिगर में दोबारा बनाएंगे, वही वेक्टर, वही सेम प्लेन में एक्स एंड वाई में वही एंगल, ठीक है। ये वेक्टर दोबारा बन गया। तो अब आपने इसकी रेजोल्यूशन करनी है, मींस इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स। आपने इसके दो कंपाउंड शो करने हैं ग्राफिकली पहले। तो किस तरह शो करेंगे? आप स्केल उठाएंगे, फिर इस P पॉइंट हेड से आप एक ऐसी लाइन बनाएं जो कि एक्स एक्सिस के साथ नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर आकर कंबाइन हो। तो ये मैंने एक लाइन खींची। लाइन खींचने से अब देखिए कि ये ए वेक्टर है, लेकिन उसके टेल मींस O पॉइंट से लेकर सपोज इस Q पॉइंट तक जो भी इस एक्स डायरेक्शन में आपको लाइन नजर आ रही है, इसको कहा जाता है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या इस कंपोनेंट को आप दूसरा नाम दे सकते हैं ए वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट। जी हाँ, जो भी एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो इसको हम पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन में है, तभी हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं ए एक्स कंपोनेंट। अब देखिए ये जो साइड है ये शो कर रहा है हमें दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका इस कंपोनेंट के साथ किस एंगल का रिलेशन है? आप कहेंगे 90 एंगल, मींस राइट एंगल का। तो तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट और ये वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, या आप इसको कह सकते हैं ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जी हाँ, दोनों नाम आप लिख सकते हैं, व्हाट एवर यू लाइक। सो वी कैन से कि ए वेक्टर हमें गिवन था, लेकिन फौरन हमने उसके दो कंपाउंड शो कर लिए, और ये एंगल डिसाइड करती है कि कौन सा कंपाउंड बड़ा होगा, कौन सा कंपाउंड छोटा होगा। अगर ये एंगल 45 एंगल से कम हो, जैसे 30 एंगल थी, तो एक्स कंपोनेंट हमेशा लार्जर होता है, किस साइड से? वाई कंपोनेंट से। अगर ये एंगल 45 से ज्यादा हो जाए तो एक्स कंपोनेंट छोटा हो जाएगा और वाई कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा। लेकिन 45 वो एंगल है जहां पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों कंपाउंड्स की नाप, मींस मेजरमेंट या साइज या लेंथ, आप कह सकते हैं कि इक्वल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 पॉइंट्स आर फॉर द एंट्री टेस्ट। आप इन 3 पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा कि whenever angle is less than 45 then x component is greater than y component. Whenever angle is 45 then x component will be equal to the y component, and whenever angle is greater than 45 then x component will be less than the y components. तो अभी तो हम ये सारी बातें ग्राफिकली कर रहे थे, लेकिन अब हम आगे चलते हैं और फाइनली देखते हैं कि इनको एनालिटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ इस फिगर तक आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमने ए वेक्टर को दो कंपाउंड्स में जब डिवाइड किया तो अब आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। यस, OPQ ट्राइंगल नजर आ रहा है, और इस ट्राइंगल को मैं कह सकता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल है,
क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इस एक्स कंपाउंड की साइड को आप कह सकते हैं कि बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, वन इज बेस, सेकंड ऑपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर एंड लार्जर साइज इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। जी हाँ, वेरी गुड, आपको पता होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ग्राफिकली रिजोल्यूशन करना सीख गए कि जब भी ए वेक्टर गिवन हो तो उसके दो कंपाउंड्स इस तरह बनाए जाते हैं, वन इज द एक्स कंपाउंड, अदर इज द वाई कंपाउंड। लेकिन अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एनालिटिकली, यानी कि अगर ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी एंगल गिवन हो with respect to positive x-axis, then how can we calculate mathematically, analytically the value of this side, yani x component, and the value of this side means the perpendicular component। जी हाँ, तो इनके फार्मूला सीखने के लिए अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एनालिटिकली। तो पहले हम बात करते हैं एक्स कंपोनेंट की, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट की, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर एक्स कंपोनेंट। तो अब थोड़ा यहाँ पर आपको गौर करना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्स कंपोनेंट है वो बेस की साइड पर है, और जो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपने बेस को डिटरमाइन करना है। तो आपके माइंड में कोई चीज क्लिक हो रही है, यस, कोई चीज ट्रिगर हो रही है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद आते होंगे थ्रू द ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप मैट्रिकुलेशन में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा रेशियो हमारी हेल्प करने जा रहा है फॉर द एक्स कंपोनेंट, कॉस थीटा, साइन थीटा या टेन थीटा? डिसाइड कीजिए जब तक मैं यहां लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यस, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री मुझे बताइए कौन सा रेशियो हमें हेल्प करने जा रहा है? जी हाँ, यू आर करेक्ट, cos थीटा, cosine थीटा, because cosine थीटा is the ratio of base to the hypotenuse। yes, you are right। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos थीटा, यानी इस एंगल की आप cos रेशियो डिटरमाइन करेंगे। cos sin, या आप कह सकते हैं cos इज ऑलवेज इक्वल टू होता है बेस टू द हाइपोटेन्यूज। तो अब आप कहेंगे कि यहां पर जो बेस है वो उसको हमने डिनोट किया है ए एक्स के साथ, और जो हाइपोटेन्यूज है उसको यहां हमने डिनोट किया है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ। तो मैं ये सिंबल्स रिप्लेस कर सकता हूं, इजाजत है? जी हाँ, इजाजत है। तो मैं रिप्लेस कर लेता हूं। cos थीटा बेस की बात करें ए एक्स, हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ए लिख सकते हैं। आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए? एक्स कंपोनेंट की, पैरेलल कंपोनेंट की। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होकर यहां आ जाएगी, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। दिस इज द एनालिटिकल फार्मूला टू डिटरमाइन द एक्स कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एनी गिवन वेक्टर। जी, तो ये था एक्स कंपोनेंट। अब हम बात कर रहे हैं वाई कंपोनेंट की। अब जब वाई कंपोनेंट की बात होगी तो आप कहेंगे कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो अब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हेल्प करने जाएगा? यस, आप बता सकते हैं। यस, साइन थीटा, वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर, अब हम बात कर रहे हैं वाई कंपोनेंट की, तो फॉर वाई कंपोनेंट्स मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यस, कौन सा रेशियो कंसीडर करना चाहिए? साइन थीटा, बिकॉज यू नो दैट साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, यानी उसमें परपेंडिकुलर का जिक्र है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज होता है। और मैं अगर रिप्लेस करूंगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर को हमने दूसरा नाम दिया हुआ है ए वाई कंपोनेंट, तो इसको मैं और करके लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर यहाँ पर ए वाई से डिनोट हो रही है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो डिनोट हो रहा है यहाँ पर ए के साथ। तो मैं अब फाइंड आउट आप कर चुके कि ए वाई की कैलकुलेशन होगी ए साइन थीटा। तो मैं
कह सकता हूं कि दिस इज द रिलेशन टू डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट or the y component of any vector, and this is the x component or the parallel component of any given vector. तो आपको मुबारक हो कि आपने एनालिटिकली सीख लिया कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल गिवन हो तो फौरन कॉस वाले रिलेशन की मदद से आप उसकी x कंपोनेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, this relation, this formula, you can calculate the value of the y component or the perpendicular component. फाइनली अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम्पल क्लिप में हमने देखा था, जो कि हमारा सवाल था कि अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही थी टॉय कार पर और वो एंगल थी 30 एंगल पे, तो आप हमें बताइए कि ये हॉरिजॉन्टली क्यों चल रही है टॉय कार, वर्टिकली क्यों नहीं जा रही, या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दरमियान फ्लाई क्यों नहीं कर रही। तो फाइनली आप इसका इंटरेस्टिंग जवाब अब आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब वो नॉलेज आप पढ़ चुके हैं जिसकी ज़रूरत थी इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी हाँ, तो अब थोड़ा मुझे बताइए कि बच्चे ने कितनी फोर्स लगाई थी टॉय कार पर। तो आप कहेंगे कि दैट वाज 1 न्यूटन। एट व्हाट एंगल इंक्लाइन थी वो फोर्स, दैट वाज 30। तो हमें कौन से कंपाउंड्स डिटरमाइन करने चाहिए? 2 रेक्टेंगुलर कंपाउंड्स। कौन से वाले? वन इज द पैरेलल, अदर वाज द परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपाउंड को आप Fx भी लिख सकते हैं। Fx का अभी आपने फार्मूला पढ़ा, याद हो गया, फौरन ही आपको F cos थीटा लिखेंगे। F की वैल्यू 1 न्यूटन है, 30 एंगल का कॉस क्या होता है? 0.866 अप्रोक्सीमेटली आप लिखते हैं, या रेडिकल 3/2 भी लिख सकते हैं, इट्स सेम थिंग, वो एक्यूरेट है, ये अप्रोक्सीमेट है। तो 1 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.866 न्यूटन वाज एक्सर्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी 1 न्यूटन में से 0.866 न्यूटन जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली लग रही है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल फोर्स कितना था इस ट्राई कार पर। तो वर्टिकल कंपाउंड के लिए कौन सा रिलेशन आप यूज करेंगे? वेरी गुड, एफ वाई इक्वल टू, यस, एफ साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? 1 साइन 30 का साइन क्या होता है? मैं डायरेक्ट वही लिख लूं। यस, बताइए मुझे। 30 का साइन 0.5 होता है, हाफ होता है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 1.5 न्यूटन। अब देखिए कि कौन सा कंपोनेंट ग्रेटर है। अब नजर आ रहा है x कंपोनेंट 0.866 है और y कंपोनेंट 0.5 था। तो गाड़ी ने किस तरफ चलना था? जिस तरफ कंपोनेंट ज्यादा होगा वो गाड़ी, वो चीज उसी तरफ जाहिर है मूव होगी, क्योंकि उस तरफ में फोर्स ज्यादा है और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कम है। तो असल में बच्चे ने फोर्स लगाई 1 न्यूटन 30 एंगल पर, वो तकसीम हो गई, रिजॉल्व हो गई 2 कंपाउंड्स में, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज लार्जर वन देन द वर्टिकल कंपाउंड बिकॉज द एंगल इज लेस देन 45। तो गाड़ी ने कहाँ चलना है? हॉरिजॉन्टल ही चलना है। सो हमने जो पहले सवाल उठाया, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका जवाब मिल गया कि अगर फोर्स कुछ तिरछी हो तो चीज़ें हॉरिजॉन्टली क्यों चलती हैं? इसलिए चलती हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। सो होप यू enjoyed this lecture today. See you again. Take care. Stay at your homes and keep